आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए पासों में संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर 2 पासे दिए हैं, इनमें संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो जब भी आपको 2 पासे दिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन 2 पासों में कॉमन संख्या देखना है। यहाँ पर अगर हम कॉमन संख्या देखते हैं तो यहाँ पर हमें 50 और 60 दोनों पासों में कॉमन संख्या देखने को मिल रही है। तो जब भी पासों में डबल कॉमन संख्या मिलती है तो वहाँ पर जो बची हुई संख्या क्या होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पर हमें किसका विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर हमें 30 का विपरीत पूछा है। 30 का विपरीत यहाँ पर क्या है, 70 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है उसी प्रकार चौथी संख्या का संबंध तीसरी संख्या से बताइए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 9 का संबंध 9 से तो हमें यहाँ पर 5 का बताना है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 9 का संबंध 9 के से, उसी प्रकार हम फिर 5 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। यानी अगर हम यहाँ पर 9 का वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81। कितना होता है, 81। अगर हम 81 डिजिट को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 8 और 1 9 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 9 लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का बताएंगे। तो 5 का वर्ग सबसे पहले करेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25। कितना होता है, 25। और 25 के डिजिट को भी आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है वो देखना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर नीचे दिया है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि नीचे 27 कैसे लिखा है और यहाँ पर नीचे 24 कैसे लिखा है, ये सबसे पहले तो आपको पता करना है। अब जिस तरीके से यहाँ पर 24 लिखा है और उसी तरीके से यहाँ पर 27 लिखा है, सेम तरीके से फिर आपको यहाँ पर संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, 24 दिया है। ठीक है, तो हमें 24 का पता करना है। तो ऊपर संख्या हमारी क्या है, थोड़ी सी बड़ी संख्या, तो यहाँ पर हम जोड़ नहीं सकते तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 46 में से 22 को घटा लेते हैं तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 24 बचते हैं। और 24 यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरी वाली को पता करते हैं। तो दूसरी वाली में भी ऊपर वाली संख्या यानी कि 69 में से 42 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 27 बचेंगे। और 27 भी यहाँ पर लिखा है, कितना 27 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर संख्या को बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पर भी घटाया और यहाँ पर भी सेम तरीके से घटाया है। तो यहाँ पर भी 79 में से 38 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 41। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि आकृति का अध्ययन करें और बताइए कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं। यानी हमें यहाँ पर इस आकृति का अध्ययन करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, कार्डबोर्ड है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें आयत दिखाई दे रहा है। और आयत के अंदर भी जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, बॉक्स है। उसके बाद हमें यहाँ पर और दिखाई दे रहा है जो कि व्रत है। तो व्रत के अंदर भी जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो प्लास्टिक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या देखना है जो तीनों के अंदर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर तीनों के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में यहाँ पर 285 भी हमारा केवल बॉक्स के अंदर है। कार्डबोर्ड हमारा यहाँ पर केवल यहाँ पर कार्डबोर्ड यानी 420 यानी कार्डबोर्ड के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर 685 को देखेंगे तो कार्डबोर्ड यहाँ पर बॉक्स के अंदर है। 365 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्लास्टिक और ये हमारा यहाँ पर कहाँ पर है, तो बॉक्स के अंदर है। और यहाँ पर 250 को देखेंगे तो ये केवल हमारा प्लास्टिक के अंदर है। तो बचा कौन सा, हमारे यहाँ पर 20 वाला बचा है। तो यही वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में डिजिट को TIGID और कोड को EDOC के रूप में लिखा जाता है तो टाइप को
किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि डिजिट का ये कोड कैसे लिखा है और यहाँ पर कोड का ये कोड कैसे लिखा है, ये पता करना है। ठीक है, फिर सेम तरीके से हमें यहाँ पर टाइप का बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमें डिजिट में जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं वही की वही अक्षर हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर कोड में भी जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं वही की वही अक्षर हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो डिजिट के अक्षर है उन्हें क्या करा, यहाँ पर घुमा फिरा कर लिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टी से शुरू करा है, तो यहाँ पर पीछे से लिखा है। ठीक है, पीछे से टी, उसके बाद यहाँ पर आई, उसके बाद यहाँ पर जी, उसके बाद यहाँ पर आई, उसके बाद यहाँ पर डी, यानी ये पीछे से लिखा है। उसी तरीके से अगर हम कोड में देखेंगे तो यहाँ पर भी पीछे से लिखा है ई, उसके बाद डी, उसके बाद ओ, उसके बाद सी, तो यहाँ पर भी ये पीछे से ही लिखा है। तो हम भी क्या करेंगे, सेम तरीके से टाइप में भी पीछे से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पीछे से लिखेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा तो पी आएगा, और पी के बाद क्या आएगा तो पी के बाद वाई आएगा। ठीक है, और वाई के बाद क्या आएगा तो वाई के बाद टी आ जाएगा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखेंगे ई पी वाई टी, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक अलग है, उसी का हमें क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यार 22 को पलटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 22 ही होगा। 34 को अगर पलटा देंगे तो 43 होगा। 58 को पलटा देंगे तो 85 होगा, और 45 को पलटा देंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए 54। ठीक है, कितना होना चाहिए, 54 होना था, लेकिन यहाँ पर क्या है 45 लिखा है। तो यही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि यही हमारा क्या है, असंगत है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए 15 के बाद 75 लिखा है, 75 के बाद 18 लिखा है, 18 के बाद 78 लिखा है, 78 के बाद 21 लिखा है, 21 के बाद 81 लिखा है। तो ये संख्या कैसे लिखी है, इन्हीं संख्या का पता करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो संख्या हमारी कभी अचानक से बढ़ रही है, कभी अचानक से घट रही है। तो इसी कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक छोड़ के एक देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोड़ के एक देखेंगे तो 15 से 18 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। फिर हम 18 से 21 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस किया है। तो आगे वाली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 21 में 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है। तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है। यानी ये पुरुष प्रदीप का क्या लगेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी आपको इशारा करने वाले प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, अपने आप को खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, जिससे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा, यानी आपने किसी भी पुरुष की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, आपने कहा। ठीक है, मान लीजिए आपने कहा, आपने क्या कहा कि वह मेरी माँ के पिता, यानी आपकी माँ के पिता मतलब आपके नाना जी का पुत्र है, यानी कि आपके नाना जी का पुत्र है, तो वो आपका क्या लगेगा, तो आपके नाना जी का पुत्र है तो वो आपका क्या लगेगा, मामा लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए मामा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी इस आकृति को दाहिनी ओर रखेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा इसका तो आपस में यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नीचे वाला हमें चिन्ह दिख रहा है ये चिन्ह किधर हो जाएगा, तो ये चिन्ह हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है। तो केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए।
यानी जिस प्रकार यहाँ पर मार्च का संबंध मई से है तो यहाँ पर हमें जनवरी का बताना है। ठीक है, तो ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि मार्च का संबंध मई से कैसे, उसी प्रकार फिर हम यहाँ पर जनवरी का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, तो अप्रैल और फिर मई आता है, यानी कि अप्रैल को छोड़ के यहाँ पर लिखा है मई, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम जनवरी के बाद एक महीने को छोड़ के बताएंगे। तो जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी, और फरवरी को छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर मार्च होना चाहिए। लेकिन मार्च हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हम दूसरे तरीके से प्रश्न को सोल्व करेंगे। अब देखेंगे जैसे यहाँ पर क्या दिया है, मार्च दिया है, तो मार्च कितने दिन का महीना है, तो ये 31 दिन का महीना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर मई कितने दिन का महीना है, तो मई भी हमारा 31 दिन का ही महीना है। इनका आपस में क्या संबंध है, तो ये दोनों 31 दिन के ही महीने हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो जनवरी कितने दिन का है, तो जनवरी भी 31 दिन का महीना। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर वही महीना होना चाहिए जिसका क्या है 31 दिन का हो। ठीक है, तो ये अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है, तो ये नहीं होगा। दिसंबर हमारा 31 का होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। यानी ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दिशा और दूरी का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए दिशा और दूरी कैसी होती है, तो ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है, राइट में पूर्व होता है और लेफ्ट में पश्चिम होता है। ठीक है, ये दिशा और दूरी है। हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा कि श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख था, यानी श्याम का जो मुख था वो किस तरफ था, पश्चिम की ओर। ठीक है, तो पश्चिम इधर है, तो ये इधर इसका मुख था। ठीक है, ये इधर घूम के खड़ा था, वहाँ पहले दाईं और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पर पहले दाईं ओर मतलब ऊपर मुड़ा है, फिर ये क्या है बाईं ओर मुड़ा, तो ये इधर मुड़ा है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये वापस से इधर ही जा रहा है, तो इधर ही हमारी कौन सी दिशा है, तो इधर हमारी पश्चिम दिशा है, तो ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को ढंग से निरूपित करता है। यानी हमें यहाँ पर संगीत दिया है, आवाज दिया और नृत्य दिया है, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी आपको वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि आपस में कोई संबंध है या नहीं है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ मान लीजिए हम क्या करते हैं, संगीत का आरेख बना लेते हैं, तो ये हमने किसका डायग्राम बना लिया, संगीत का बना लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि दूसरा शब्द हमें दिया है आवाज। तो आवाज का बनाने से पहले आपको देखना है कि जो आपने पहले वाले शब्द का डायग्राम बनाया है क्या उससे आपस में संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे हाँ संगीत में से क्या निकलता है, आवाज निकलता है, तो आवाज संगीत के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा, तो ये इसके अंदर होगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि तीसरा शब्द हमें यहाँ पर नृत्य दिया है। ठीक है, तो हम तीसरा शब्द का भी डायग्राम बनाने से पहले देखेंगे कि यहाँ पर नृत्य और आवाज का कोई संबंध है या तो नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए नृत्य और आवाज में आपस में कोई संबंध नहीं है, नृत्य और संगीत में भी आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो इसका डायग्राम इसका अलग बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि जे का अर्थ गुणा, के का अर्थ भागित, क्यू का अर्थ प्लस, टी का अर्थ माइनस हो तो समीकरण का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी समीकरण में हमें यहाँ पर लेटर दिए, तो इन लेटर के स्थान पे हमें क्या करना है, चिन्हों को रखना है और समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 27 को, और 27 के बाद हमें यहाँ पर कौन सा लेटर दिया है, तो के दिया है, और के का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, तो के का अर्थ भागित कहा, तो यहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर जे दिया है और जे का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, गुणा कहा, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 3 को वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर क्यू दिया है और क्यू का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, प्लस का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया है, टी दिया है और टी का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, तो टी का अर्थ यहाँ पर माइनस कहा, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और अगली संख्या को वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम भाग देंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 3 बार में गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली संख्या को हम वैसा ही उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर उतारने के बाद इसमें आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 3 9, और 9 में +8 कर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, +8 - 4,
तो यहाँ पर 9 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 17 हो जाएंगे और 17 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने बचेंगे, तो बराबर हमारे 13 बचेंगे। तो 13 हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में वृत्तों की संख्या बताइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, वृत्तों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो यहाँ पर हम गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितनी, यहाँ पर इसमें हमें 3 दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी हमें 3 दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर भी हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी हमें 3 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 3 15। तो यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर हमारे 15 है। ठीक है, कितने वृत्तों की संख्या है, तो 15 है। तो 15 हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होगी। यानी एक दूसरे के साथ का मतलब ये है कि 0 डिग्री का कोण या फिर एक दूसरे के ऊपर। तो एक दिन में कितनी बार होती है, तो एक दिन में 22 बार होती है। कितनी बार होती है, 22 बार। तो हमें 2 दिन का पूछा है, तो 2 दिन में कितनी बार, तो 44 बार हो जाएगा। कितनी बार, 44 बार। तो ऑप्शन में देखिए 44 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। हमें यहाँ पर दिखाई गई चिन्ह के अनुसार मोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर वी और यहाँ पर एक चिन्ह ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कागज को नीचे की ओर मोड़ना है। अगर हम इसको नीचे की ओर मोड़ेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाला सामने से इस टाइप से बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, इस टाइप से। फिर हम यहाँ पर इस साइड मोड़ेंगे। ठीक है, इस चिन्ह के आधार पर अगर इधर मोड़ेंगे तो इस आकृति को फिर हम इधर मोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, तो यहाँ पर तो ये वाला सेम बनेगा और ये चिन्ह भी वैसा ही लगेगा और नीचे से भी ये सेम बनेगा, तो यहाँ पर भी ये चिन्ह ऐसा लगेगा। तो ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर केवल सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों का केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी हमें यहाँ पर एक शब्द दिया है ऑटोग्राफ, इसका प्रयोग करके हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अगर ऑटोग्राफ में जो लेटर दिए वो लेटर अगर नहीं मिले तो वो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ई हमारा ऑटोग्राफ में नहीं है, तो इसे हम नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर सी दिया और सी हमारा यहाँ पर ऑटोग्राफ में नहीं है, तो इसे भी हम नहीं बना सकते। फिर ऑप्शन हम यहाँ पर सी में देखेंगे तो सी में यहाँ पर हमें एफ देखने को मिल रहा है और एफ भी हमारा ऑटोग्राफ में नहीं है, तो इसे भी हम नहीं बना सकते। ऑप्शन डी को देखेंगे तो टी दिया है, ए दिया है, पी दिया है, तो ये तीनों की तीनों लेटर हमारे ऑटोग्राफ में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कार्यक्रम की एक पंक्ति में कपिल दोनों ओर से 27वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। यानी हमें प्रश्न क्या करा है कि कुल व्यक्ति कितने हैं ये बताना है। तो देखिए जब भी आपको पंक्ति में क्या करना है, कुल व्यक्ति बताना है, तो क्या करना है, दाएं बाएं को जोड़ के एक माइनस कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कपिल दोनों ओर से कितने पे है, तो 27 पे। यानी कि देखिए बाएं से भी ये क्या है, 27 पर ही है और दाएं से भी ये क्या है, 27 पर ही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लेंगे। तो दोनों को जोड़ के एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर 27 कितने होंगे, 56 और 56 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी हमें यहाँ पर क्या दिया है, दीवार दिया है, मिट्टी दी है, मकान दिया है और कमरा दिया है और ईंटें दिया है। इनको क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको लेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले मिट्टी को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मिट्टी से ईंटें बनाते हैं और ईंटें बनाने के बाद फिर दीवार बनाते हैं और दीवार बनाने के बाद एक कमरा बनता है और कमरे बनने से फिर मकान बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूसरे नंबर वाले को लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 5वें नंबर वाले को लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम पहले नंबर वाले को लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर चौथे नंबर वाले को लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम तीसरे नंबर वाले को लेंगे। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति को पूर्ण करेगी। यानी इस आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, यहाँ पर किस विकल्प आकृति को हम उठा कर रखें कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे
कीजिए, कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।